बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनाम में जहां मुतअद्दिद खबरें आए चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते चले कि 2 दिन तक जारी रहने वाला कालाकोट राजौरी का एनकाउंटर बिलाखिर खत्म हुआ है। और इस एनकाउंटर में जहां पहले ही 5 फौजी एहलकार जाम बहक हुए, जिसमें 2 ऑफिशियल्स भी शामिल थे, वहीं पर इस एनकाउंटर के दौरान 2 बड़े मिलिटेंट जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है वो भी इसमें जाम बहक हुए हैं। आपको बताते चले कि राजौरी जिला के कालाकोट जंगलाती इलाके में एनकाउंटर के दौरान जाम बहक होने वाले 4 फौजी जवानों को खराजी अकीदत और सलामी पेश करने के हवाले से आज जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान जाम बहक होने वाले 4 फौजी एहलकारों बशमूल कैप्टन MV प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, लांस नायक संजय पुष्ट और बैरिस्टर और पैरा ट्रूपर सचिन लावर की मैयतें जम्मू लाई गई, जहां LG मनोज सिन्हा ने आला हुक्काम के हमरा फौजी जवानों के मैयतों पर फूलों की चादर चढ़ाई और उन्हें पूर्णम आंखों से खराज तहसीन पेश किया। इस दौरान फौज के लेफ्टिनेंट जनरल, जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह RR7 और दीगर पुलिस और फौजी अफसरान ने जाम बहक जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वहीं पर पूंछ के रिहायशी हवालदार अब्दुल मजीद की आखिरी रसूमात पूंछ में ही अंजाम दी गई है। तो कुल मिलाकर इस एनकाउंटर के अंदर 5 फौजी जवान बशमूल 2 ऑफिसर्स, 2 कैप्टन्स जो है वो जाम बहक हुए हैं। और जाम बहक होने वाले फौजी अफसरान को आज खराज तहसीन जम्मू के अंदर पेश की गई है। सर्वोच्च बलिदान जो है वो निछावर जो है वो पूरी भारत के लिए किया है और इन पार्थिव शरीरों को अब घर की तरफ रवाना किया जा रहा है। और आपने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये वो 4 शूरवीर हैं, चाहे वो कैप्टन शुभम जी की बात करते हैं और तस्वीरें इस वक्त प्रांजल जी की भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अब उनके पार्थिव शरीर जो है उनके घर की तरफ जो है वह रवाना होंगे। और ये बेहद वो भावुक पल हैं जब ये पार्थिव शरीर जो है वो घर पहुँचेंगे। और आज जम्मू के अंदर जो है ये श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और कुछ ही देर बाद जो है ये पार्थिव शरीर घर पहुंचेंगे। और बेहद भावुक पल है और देश की आन बान शान के लिए जो है प्राणों की आहुति दी गई है। और आपने देखा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है लश्कर के मास्टर माइंडेड और उसके साथी को ढेर किया है। और किस तरह से लगातार 2 दिन जो है ये इनकाउंटर चला और इस इनकाउंटर में जो है लश्कर के मास्टर माइंडेड को जो है वो ढेर किया गया है। और जिस बीच भारतीय सेना की बात करते हैं, भारतीय सेना के 5 जवानों की क्षति हुई है। तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई कि आज जम्मू के अंदर जो है ये 4 शूरवीरों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तस्वीरें यहाँ पर तमाम मुख्य अतिथि यहाँ पर पधारे हुए थे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करें, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी की बात करते हैं, और इसमें DGP की बात करें या फिर IGP की बात करते हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। लगातार तस्वीरें ये उन जवानों की है, ये वो शूरवीर हैं जिन्होंने प्राणों की आहुति जो है वो दी है और देश की आन बान शान के लिए और देश की रक्षा के लिए। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये वो पार्थिव शरीर जो है अब यहाँ से जम्मू से रवाना किए जा रहे हैं। और अब ये पार्थिव शरीर जो है वो जम्मू से उनके अपने अपने निवास स्थान पर पहुँचाए जाएंगे। जब ये वीर सपूत अपने घर पहुँचेंगे और घर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के जो मंजर हैं वो बेहद भावुक पल हैं। और इन साथियों के लिए भी जो उस दिन भी साथ में थे, मगर आज चाहे वो सचिन जी की बात करते हैं या फिर अन्य साथियों की बात करते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, ये वो पल हैं, बेहद भावुक पल हैं जब अपने साथियों को जो है अपने घर जो है जब लेकर जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ। नाज़रीन, ये राजौरी का कालाकोट एनकाउंटर अपनी नवीयत का एक मुनफरिद एनकाउंटर था। इधर शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी का कहना है कि फौज ने अपने फौजी जवान खो दिए, लेकिन हमने इस एनकाउंटर में मिलिटेंटों को भी हलाक कर दिया है। उपिंदर द्विवेदी का कहना है कि कुछ मिलिटेंट रिटायर्ड फौजी पाए गए हैं, यानी वो पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी हैं, ये उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गैर मुल्की मिलिटेंट को यहां लाना चाहता है,
यहाँ कोई मकामी भर्ती नहीं है, हम गैर मुल्की मिलिटेंट को हलाक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। द्विवेदी ने यह भी कहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं ये पाकिस्तान से दूर अफगानिस्तान के अंदर से भी तरबियत हासिल कर रहे हैं। और दो अहम बड़े दावे उन्होंने कहा कि एक तो ये पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान में भी तरबियत हासिल कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, द्विवेदी ने यह भी कहा है कि ये पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी ऐसे भी हमने देखे हैं। हालांकि वो इन दो के बारे में बता रहा है, इससे पहले जो राजौरी के अंदर एनकाउंटर्स हुए और वहां पर जो मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, क्या वो उनके बारे में बोल रहे हैं, इसकी उन्होंने वजाहत नहीं की। लेकिन कुल मिलाकर उनका कहना है कि पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड जो फौजी है वो मिलिटेंट से चलाने के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि उनसे सवाल पूछा गया कि इस रीजन के अंदर, क्योंकि अब कश्मीर के बाद जो राजौरी पुंछ का ये बेल्ट है, यहां पर भी मिलिटेंसी बढ़ रही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मिलिटेंट्स का जो तादाद है ये ऊपर नीचे हो चलता है, लेकिन अभी तक मैं मान के ये चलता हूं कि यहां पर 20 से 25 ऐसे मिलिटेंट्स होंगे। ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उन्होंने ही कहा है। सबसे पहले तो मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे, और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड था कार्य, और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक सेटबैक है पाकिस्तान। देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। कितने और आतंकी पुंछ के एरिया के अंदर एक्टिव हैं जिनकी तलाश भारतीय सेना को है? देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है या जो हमें वहाँ पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए, तो हमें यकीन है कि वो डांगरी में शामिल थे। चला रहे हैं और जिस तरह की ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की, क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हो? देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है, क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट। इधर जामिया मस्जिद श्रीनगर को आज मुसलसल 7वें जुम्मा भी एहतियाती तौर पर बंद रखा गया है। इस हवाले से तबारकी जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को तैनात भी किया गया है और जामिया मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीन के हक में मुमकिन एहतजाज की पेश नज़र ये इक़दामात एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उठाए जा रहे हैं। और इस दौरान मीर वैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक भी एक मरतबा फिर रिहाई के बाद जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर जो वाज़ो तबलीग करते थे आज नहीं कर पाएंगे। और आपको बताते चले कि लगातार 7वें जुमा ऐसा हो रहा है कि जब
श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस तरह का फैसला लिया गया है। आज 7वें हफ्ते भी जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का पहरा लगा और उसके साथ साथ जो मरकजी दरवाज़ा है वहाँ पे बड़ा ताला लगाया गया है और एहतियाती तौर पे आज एक बार फिर से जामिया मस्जिद श्रीनगर को बंद रखा गया। आपको बता दें कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के पेश नज़र जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एहतियाती तौर पर जामिया मस्जिद को बंद रखा है और उसके साथ साथ जो मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक है उनको भी घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। और ऐसे आज एक बार फिर से जो जामिया मस्जिद श्रीनगर के जो मेंबर और महराब है वो एक बार फिर से खामोश रहा और उसके साथ साथ जो जामिया मार्केट है अगरचे वो खुला है लेकिन जो खामोश है वो एक बार फिर से आज जामिया मस्जिद ही और जामिया मस्जिद में आज एक बार फिर से नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट शेड्यूल यहाँ पे नहीं दिया गया था लेकिन इसके बावजूद भी जामिया मस्जिद को बंद रखा गया। कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ मैं फैसल रियाज। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा की जानिब से आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और अनिल शर्मा लगातार जम्मू से लेकर कश्मीर तक ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो पंचायत इंतखाबात हैं वो 9 जनवरी से पहले कराए जाएं। लेकिन इस दौरान अनिल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत इंतखाबात कराने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सीरियस नहीं है, यहां सिर्फ इंतखाबात को डिले करने की कोशिश की जा रही है। अनिल शर्मा ने कहा कि अगर आज वक्त पर पंचायती इंतखाबात नहीं कराए गए तो यह अवाम के साथ न सिर्फ धोखा होगा बल्कि ज्यादती भी होगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि 9 जनवरी से कबल इंतखाबात होने चाहिए, नहीं हुए तो ये जमहूरियत और आईन के साथ खिलवाड़ होगा, खिलाफ वर्जी होगी। पुरजोर मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे इलेक्शन जो है वो करवाए जाए, पंचायतों के, असेंबली के और पार्लियामेंट के इलेक्शन फौरी तौर पे इकट्ठे एक ही बार करवाए जाए। देखिए जे एक तो हम लोग ये समझते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। सरकार खुद कहती है कि हालात जो हैं वो साजगार हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हालात ठीक है तो सरकार क्यों नहीं करवा रही? ये सवाल एक तो मीडिया को भी उनसे पूछना चाहिए और दूसरा हमारा मानना इसमें ये है कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी बनाने के बाद सरकार का नजरिया डेमोक्रेसी के लिए जो है वो बदल गया है। जहां सरकार का नजरिया वही होना चाहिए जो पहले था, जहां इलेक्शन 2011 के अंदर भी हुए पंचायत इलेक्शन, तब भी 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए और उसके बाद जहां पे जो है 2014 के अंदर असेंबली के चुनाव हुए, फिर 14 में जो है पार्लियामेंट के चुनाव हुए और अब पिछले 8 साल से हमारी असेंबली भी जो है वो डिसॉल्व है। लेकिन बिलखसूसन हमारे पंचायतों के जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तकरीबन 7 से 8 महीने या 10 महीने का वक्त चाहिए डिलिमिटेशन करवाने का, तो आप 10 महीने पहले आपको तैयार हो जाना चाहिए था और डिलिमिटेशन की शुरुआत जो है अगर 2022 में की होती आज तक डिलिमिटेशन हो गई होती। ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है। सरकार को इस वक्त लग रहा है कि जहां पार्लियामेंट की इलेक्शन जो है 5 सीटें हमें जम्मू कश्मीर से जीतनी है, सिर्फ उन 5 सीटों की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब आवाम है, जो गांव देहाती एरिया में, रूरल एरिया में रहने वाली आवाम है, उसकी बलि जो है वो दी जा रही। हमारी जे पुरजोर इलेक्शन वाले इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन जनरल पब्लिक जो आम लोग हैं वो इस वक्त बिजली मांग रहे हैं क्योंकि सर्दी की वजह से बिजली की जो सूरत हाल है वो काफी अबतर हुई है। क्योंकि सरकार या महकमा पीडीडी उनका ये कहना है कि लोग एडिशनल लोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो जाती है, जो पावर स्टेशन हैं उन पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानब से एक बयान जो है वो अभी सोशल मीडिया के अंदर गश्त कर रहा है, जिसमें कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पावर प्रोक्योरमेंट हो जाएगी और उसके बाद जो कमी पावर के अंदर पाई जा रही है, अनशेड्यूल्ड कट पाए जा रहे हैं, तो उसमें किसी हद तक काबू पाया जाएगा। लेकिन क्या ये हो जाएगा कि या कि फिर ये भी कोई लॉलीपॉप ही होगा? जानने के लिए हमारे साथ है फैसल रियाज, जिनसे हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक का क्या कुछ कहना है। और उन्होंने कुछ ऑप्शंस के साथ भी बात की हुई है क्योंकि हमने रिसेंट पास में ही देखा हायर अथॉरिटीज की जानब से बिजली डिपार्टमेंट से कहा गया है कि आप इंश्योर करें कि जो शेड्यूल दिया गया है उस पर मिनो-अन अमल हो जाए, और अगर शेड्यूल पर मिनो-अन अमल हो जाए उसके लिए इंश्योर करने की बात की गई है। तो क्या ये
इंजीनियर साहिबान ये बिजली कहीं पर खा जाते हैं? एक ऐसा सवाल है जो जनरल पब्लिक के जहन में आ रहा है। फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, बिजली की सूरत हाल बदल नहीं रही है, कुछ ऑफिशियल्स के साथ भी आपकी बात हुई है, हालांकि कैमरे पे कोई ऑफिशियल बिजली डिपार्टमेंट का आज बात करने से कतराता ही है। क्या कुछ सिनेरियो है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब इजाफी बिजली खरीदी जाएगी और फिर राहत अवाम को मिल जाएगी? बिजली के का तो अभी कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो अभी बातें या सामने आ रहे हैं, स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो हालांकि हायर अथॉरिटी से ही आ रहे हैं, लेकिन जब हम नीचे के लेवल पे देखते हैं, जो जिनको ये काम करना है या जो इस वक्त बिजली का निजाम चला रहे हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो चुप करते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है इसके हवाले से, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से हमें पावर सिनेरियो चलाना है। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि इजाफी बिजली लाई जाएगी यहाँ पे, हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन, ये तो कई जैसे विंटर स्टार्ट हुआ है तब से ये अफवाह चल रही है कि इस साल जो है सेंटर से बिजली लाई जाएगी और जो कमी इस वक्त देखी जा रही है, जो लैकनेस है, उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो आनी चाहिए थी, अगर सरकार के पास प्लान है। देखिए एक अहम सवाल है, क्योंकि ये विंटर हर साल आता है और जो भी कोई डिस्पेंसेशन यहाँ पे रहा है, हर वक्त वो प्रिपेयर्डनेस पहले ही करते हैं, यानी पहले ही तैयारियां करते हैं। तो इस बार नहीं लगता है कि वो प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, वो तैयारी नहीं थी विंटर की? क्योंकि अगर तैयारी होती तो शायद ये सूरत हाल से अवाम को नहीं गुजरना पड़ता। मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे आए तो सभी ने कहा था कि अगले साल हम जो पावर सिनेरियो है वो ठीक करेंगे। तो 2019 के बाद अभी 4 साल हुए हैं, लेकिन ये पावर सिनेरियो कभी ठीक नहीं हुआ। अभी आपको ये भी बता दें कि जो कटेलमेंट शेड्यूल दिया गया है, हालांकि जो हमारे टॉप ऑफिशियल है या जो हेड ऑफ द स्टेट है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने भी कल एक रिव्यू मीटिंग की थी। उन्होंने स्टेट में जारी किया था कि जो मीटर्ड एरियाज है वहां पे आप एक अच्छी खासी बिजली रखिए। यानी आपको ये बात समझने की जरूरत है कि सरकार के पास जो प्रायोरिटी है वो मीटर्ड एरियाज है, जबकि मीटर्ड एरियाज तो 6% यहाँ पे एरियाज है, बाकी जो 70-80% जो लोग हैं वो नॉन मीटर्ड एरियाज है। यानी फोकस जो है वो किया जा रहा है कि 20-30% आबादी को आप सहूलियत दीजिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, लेकिन जो 80% लोग हैं जो गांव देहातों में है, जहाँ पे बिजली की असल जरूरत होती है, वहां वो प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया है। वहां पे अगर 15 घंटे की भी कटेलमेंट होगी तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो मीटर्ड एरियाज है। हालांकि इस वक्त जो है मीटर्ड नॉन मीटर्ड एरिया अब सेम हो गया है, जहां जो कटेलमेंट शेड्यूल दिया गया है, चाहे वो 4.5 घंटे का हो या 8 घंटे का हो, हर एक एरिया में जो है इस शेड्यूल में इजाफी कटौती जो है इस वक्त देखी जा रही है, जिसके बाद जो है काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। अब कुल मिलाकर दोनों जगहों पर, चाहे मीटर्ड हो नॉन मीटर्ड इलाके हो, दोनों जगहों पर आवाम को इस वक्त पापड़ झेलने पड़ते हैं, काफी मुश्किलात का सामना है। फैसल रियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमें बताने के लिए, हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि फैसल रियाज दिन भर रिपोर्टिंग करते हैं और बिजली को लेकर मुख्तलिफ ऑफिशियल से भी उनकी बात हुई है, लेकिन ये भी हक बात है कि जो ऑफिशियल्स है वो बात करने से कतराते हैं इस एतबार से कि वो कैमरे पे नहीं आना चाहते। लेकिन सूरत हाल बहुत अबतर है, लेकिन साथ ही साथ सरकार की कोशिश भी है, जैसा कि कुछ ऑफिशियल्स की जानिब से मीडिया के सामने बात भी रखी गई है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर इस बिजली की आवाजाही पर जो आने और जाने का अमल जो बढ़ गया है उस पर काबू पाया जाएगा। मरीजों के दबाव को कम करने के लिए काफी इकदाम उठाए जा रहे हैं और अस्पताल से नॉन इमरजेंसी खिदमात को कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वही कुछ दिन पहले जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़यूम और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दूसरे अस्पताल का दौरा किया था, जिसके बाद कुछ खिदमात जैसे डेंटल सेक्शन, नशे की इलाज की सहूलियत, दिमागी सेहत और डर्मेटोलॉजी सेक्शन को शिफ्ट किया गया है। मकामी लोगों ने ऐसे इकदाम पर जिला इंतजामिया की कोशिशों की तारीफ की है और उन्होंने कोविड अस्पताल की अपग्रेडेशन का भी मुतालबा किया है। बिल्कुल आदिल साहब, हम इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा मशकूर है अपने वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुलवामा जनाब बशारत क़यूम साहब का, क्योंकि उन्होंने जो है बर वक्त ये इकदाम उठाया और यहाँ पे जो है जो कोविड हॉस्पिटल जो बहुत सालों से अभी खाली पड़ा था, यहाँ पे जो है कुछ सेक्शंस वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा हमारा डेंटल सेक्शन चल रहा है। तो इससे पहले हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ से शिफ्ट हुआ 2 महीने पहले, तो अभी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कहाँ पर ये शिफ्ट हुआ है, क्योंकि अभी पेशेंट फ्लो उससे भी कम है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले था, उससे कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पेशेंट्स को पता नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं है।
फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ हम सर्विस देते हैं सब देते हैं। रूट कनाल्स हम यहाँ पर करते हैं, लेजर फिलिंग्स हम करते हैं। नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही शाम 4 बजे फिर होंगे आपसे मुखातिब। प्रोग्राम रहेगा स्पेशल रिपोर्ट। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।